हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम वार्प स्पीड टू रीसेट द स्टेट ऑफ इंडिया यूएस टाइज। ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है। इस आर्टिकल में हम इंडो यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। दोनों के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस दोनों डिस्कस करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। इसमें हम बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज अ कंसेप्ट होता क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे और क्यों आंध्र प्रदेश और बिहार इसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, क्या फैक्टर्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम वार्प स्पीड टू रीसेट द स्टेट ऑफ इंडिया यूएस टाइज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2024 में इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशन पे आपको क्वेश्चन दिख सकता है। रिसेंट ईयर में ऑलरेडी आपको दोनों कंट्री के बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ रीसेंट ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसके कारण इस बार इंडिया यूएस जो बायलैटरल रिलेशन है मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली आर्टिकल के थ्रू हम एक मेंस का क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। क्या क्वेश्चन एड्रेस करेंगे? क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड द चैलेंजेस लाइज अहेड इन इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसेस के बारे में बात करनी है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है? ये वो मुद्दे होते हैं जहां पर इंडिया और यूएस दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, और चैलेंजेस में क्या होगा, जहां दोनों के इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो रहे होंगे, तो वो सारे के सारे चैलेंजेस में आ जाएंगे। तो ये मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो प्री में पूछे जा सकते हैं, जो दोनों कंट्री ने मिलकर के शुरू किए। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर किया जाएगा। आर्टिकल सुहासिनी हैदर ने लिखा है। इनके आर्टिकल अच्छे होते हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं, है ना। तो इनके आर्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक और ऐसा आर्टिकल कवर किया था, लेकिन उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी इस आर्टिकल में क्लैरिटी है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। लास्ट ईयर इसी महीने में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की विज़िट कर रहे थे। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने इनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। दोनों ही कंट्री में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म था इस विज़िट को लेकर के। एंड अगर ओवरऑल विज़िट की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल विज़िट रही थी। इंडिया और यूएस के बीच में अलग अलग एरियाज़ में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे कि डिफेंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गई, और ऐसे कई एरियाज़ थे जहां दोनों कंट्री में कई एग्रीमेंट साइन हुए। डिफेंस में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को ऑफ़र किया, और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू किए। कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया था? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET। यार प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी आ सकता है ICET। ये इनिशिएटिव किसने चालू किया है, किन कंट्रीज़ के बीच में चालू हुआ है? 2025 में भी आ सकता है ना, 24 में नहीं आया तो 24 और 25 प्री दोनों के लिए काफ़ी रेलेवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इनिशिएटिव रहेगा। इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो बायलैटरल विजिट थी वो मेजरली सक्सेसफुल रही, और एक स्टेज ऐसी सेट हो गई कि यहाँ से जो रिलेशन है इंडो यूएस वो एक्सपोनेंशियली ऊपर ही जाएंगे। अब नीचे आने का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन पिछले 1 सालों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके कारण ये जो रिलेशनशिप की पेस है ये उतनी ज़्यादा
तेज़ नहीं हो पाई, इवन जो पेस थी वो कम हो गई, जो एम्बिशन, जो टारगेट सेट किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। और इसके कई इंटरनल रीजंस भी हैं और कई सारे एक्सटर्नल रीजंस भी हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोबारा से तीसरी बार चुन के आए हैं, एनडीए की सरकार बनी है और G7 मीटिंग में अभी वो जाने वाले हैं जहां पर वो जो बाइडन से दोबारा मिलेंगे। तो क्या जो है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में आगे हो सकता है, ये जो पेस कम हुई है इसे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की। इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं वो इतनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें इंडिया और यूएस के इंटरेस्ट दोनों अलाइन करते हैं। अगर आप कन्वर्जेंस की बात करें तो इंडिया के जो ईस्ट है, ईस्टर्न जो पार्ट है उसकी अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट है कंप्लीटली अलाइन करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन है ये। यहाँ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों ही एक दूसरे को हर मुद्दे पे सपोर्ट करते हुए आए हैं, एक्सेप्ट फॉर म्यांमार। म्यांमार में इंडिया ने ओपनली डेमोक्रेसी की बात ओपनली नहीं की है, मतलब बात तो की है लेकिन मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ करने से बचे हैं। वहीं यूएस जो है लगातार मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और कह रहा है कि डेमोक्रेसी को वापस इस्टेब्लिश करना चाहिए। हालांकि इंटरेस्ट दोनों के अलाइन यहाँ पर भी होते हैं लेकिन इंडिया की जो अप्रोच है थोड़ी सी प्रैग्मेटिक है। बाकी ईस्टर्न ऑफ इंडिया में इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट है वो कम्प्लीटली अलाइन होते हैं और उसका मेजर रीज़न क्या है, राइज ऑफ असर्टिव चाइना। राइज ऑफ असर्टिव चाइना, जो चाइना है उसका राइज तो हो रहा है लेकिन असर्टिवनेस दिखा रहा है वो। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो चाइना और इंडिया के रिलेशन है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ये जानता है और ये भी जानता है कि अगर कोई कंट्री चाइना को चैलेंज कर सकती है तो वो इंडिया है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, इतनी बड़ी कंट्री, सिमिलर पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ इंडिया के पास। तो वो क्या चाहता है कि इंडिया को जितना सपोर्ट हो सके वो करे। और डिफेंस में जो सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका मेजर रीज़न क्या है, चाइना का असर्टिव राइज। इंडिया आज ऐसी जगह पर है, स्वीट स्पॉट पे है, जहां वो चाइना से भी बेनिफिट ले सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स से भी बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी है। यहाँ पर दोनों कंट्री में जो सिटीज़न है उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स पर फोकस किया जाता है। तो दोनों ही कंट्री की अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो काफ़ी कुछ सिमिलर है और इसलिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक नेचुरल पार्टनर है। वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेसी काफ़ी ताज़ी है क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही काफ़ी कम है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, एकदम नया कंट्री है, 400-500 साल कुछ होता नहीं। इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 4,500 साल पुरानी और इनफैक्ट उससे पहले से भी है ना। तो इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ज़माने से है, हालांकि उसके बाद चीज़ें बदली, अलग अलग दौर में चीज़ें अलग अलग हुई, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझता है, ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से समझता है। तो दोनों कंट्रीज़ में जो शेयर्ड वैल्यूज़ है उसके कारण दोनों कंट्रीज़ को ये एक नेचुरल पार्टनर बनाता है। नेक्स्ट है डिफेंस कॉपरेशन। दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन था वो बहुत स्ट्रांग ज़रूर था, लेकिन जो इक्विपमेंट्स थे, जो कि डिफेंस वाले इक्विपमेंट आया करते थे, उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं हुआ करती थी। और दूसरा जो इशू था, इंडिया पूरा का पूरा रशिया पे रिलाई करता था डिफेंस इंपोर्ट पे। तो इंडिया डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहता है और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर करें, इसलिए इंडिया को सशक्त करने की ज़रूरत है, इसलिए वो इंडिया को जो चाहिए वो देते जा रहा है। तो डिफेंस कॉपरेशन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग हो गया है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है, $200 बिलियन से अधिक है, $500 बिलियन तक पहुंचने का टारगेट है। इंडिया देखें इसमें जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, तो जो ट्रेड है ओवरऑल उसमें इंडिया का सरप्लस है,
इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। इंपोर्ट जनरली इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का ही कर रहा है। इन्वेस्टमेंट भी यूनाइटेड स्टेट्स से ही ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट बात करें कॉपरेशन इन स्पेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज, इनमें भी जो है दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएंगे। ईस्ट ऑफ इंडिया में जियो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस आ जाएगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं डाइवर्जेंस और चैलेंजेस की। ठीक, डाइवर्जेंस में अगर हम वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो अलाइन नहीं होते। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट अफ़गानिस्तान छोड़ के जाए और तालिबान यहाँ पर आए, क्योंकि इंडिया जानता है कि तालिबान अगर रिजीम आती तो इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी हमेशा से इंडिया चाह रहा है क्योंकि वो उसका नेबर है। वेस्ट एशिया में जो यूनाइटेड स्टेट का रोल रहा है हर कंट्री को अनस्टेबल करना, इंडिया उसके भी खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास इनिशियली तो इतने डॉलर नहीं हुआ करते थे, अभी ज़रूर बहुत डॉलर हैं, लेकिन स्टिल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी रहे। इंडिया हमेशा से चाहता है कि पीस रहना चाहिए वेस्ट एशिया रीजन में। तो अगर हम वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो उतने ज़्यादा अलाइन नहीं होते हैं। अब और दूसरे जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, ये जियो स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा जितनी भी डेमोक्रेसी है वो यूक्रेन के समर्थन में है। हालांकि इंडिया की जो अप्रोच थी इस इशू में वो थोड़ी प्रैग्मेटिक भी थी, थोड़ी सी आइडियलिस्टिक भी थी। रशिया इंडिया का टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो इतना आसान तो नहीं था कि इंडिया जो है ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज़ करे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये ज़रूर कहा था कि ये एरा वॉर का एरा नहीं है, 21वीं शताब्दी वॉर की शताब्दी नहीं है, ऐसा कहा गया था, लेकिन नाम लेकर के अभी तक के इंडिया ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। इसके अलावा इंडिया की जो रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच थी वो क्या थी? इंडिया नहीं चाहता था कि ऑलरेडी जो है रशिया थोड़ा सा दूर हो चुका है, चाइना के करीब आ चुका है और पाकिस्तान चाइना और रशिया का एक एक्सिस बन जाए। तो ये चीज़ों को इंडिया नहीं चाहता था, इसलिए ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इंडिया ने ज़रूर क्रिटिसिज्म थोड़ा किया है, किस लिए किया है? ग्लोबल साउथ के लीडर होते हुए ये क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह की वॉर होती है तो जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बहुत हाई हो जाते हैं, स्पेशली जो फूड ग्रेन के प्राइसेस हैं, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उससे ओवरऑल ग्लोबल साउथ अफ्रीका की कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इंडिया का जो स्टैंड था प्रैग्मेटिक भी था और आइडियलिस्टिक भी था। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशिया से ऑयल भी खरीदा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियली इसके अगेंस्ट में था, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स इसके लिए एग्री कर गया। लेकिन इंडिया को इसके अगेंस्ट में क्या देना पड़ा इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको एग्री किया है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर जानते हैं, रशिया और इंडिया की अभी तक के एनुअल विजिट नहीं हो पा रही है जब से ये चीज़ें हुई है। तो 2 साल हो चुके हैं रशिया और इंडिया के बीच में एनुअल विजिट नहीं हो पाई है। अब जो नया टर्म आया है इसमें ये रिलेशन कैसे होते हैं वो हमें धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। नेक्स्ट इशू क्या है? इंडिया रोल इन किलिंग ऑफ प्रो खालिस्तानी सिटीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको चुन चुन करके इंडिया की जो एजेंसीज़ हैं वो मार रही है, ऐसे आरोप इंडिया पर लगाए जा रहे हैं। और इस बात से जो यूनाइटेड स्टेट है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है। उन्होंने इंडिया को कहा है कि वो इंक्वायरी करें, हाई लेवल इंक्वायरी करें अपने ऑफिशियल्स के ऊपर और जांच करके हमें रिपोर्ट दें कि इस तरह की चीज़ें हुई है और उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट में भी जो है हो सकता है कि इंक्वायरी हो और ओपनली जो पार्लियामेंट है वहाँ पर ये इंक्वायरी होती है। जो कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ये किलिंग किया करता था। एक तो ये पूरा तरीके से यूनाइटेड स्टेट का जो ईगो है
उस पर वार है, क्योंकि यूएस इस तरह के काम किया करता था, अब इंडिया इस तरीके की चीज़ें करने लगा है यूनाइटेड स्टेट में घुस करके, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप को जो है ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या? उसके जो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको ये चैलेंज कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा नाखुश है। अब आगे पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है? US ambassador comment on Manipur issue और इंडिया ऑल्सो रेसिप्रोकेट ऑन पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर थे उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन जो कि मणिपुर में हुआ था उस पर कॉमेंट किया। इंडिया ने तुरंत एम्बेसडर को बुलाया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट इससे ज़्यादा खुश नहीं था। उसके बाद जो है पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जब चल रहा था तो यूनाइटेड स्टेट में प्रोटेस्ट किया जा रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, और उनको पुलिस वाले मारते हुए दिखाई दिए, और इंडिया ने तुरंत जो है उस पर कमेंट किया और कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन और स्ट्रेन आ चुका है, और ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उसका पेस कम हो चुका है। ये कुछ एरिया ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे? डाइवर्जेंसेस हो जाएंगे। अगर हम कॉड की बात करें तो कॉड में भी अभी मीटिंग पिछले 1 साल में नहीं हो पाई है। आगे कॉड कैसे बढ़ता है? कॉड प्लस की बातें हो रही है जिसमें साउथ चाइना सी की कंट्री को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो कॉड का फ्यूचर क्या है अभी आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो नियर फ्यूचर में चीज़ें दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है इंडो यूएस रिलेशनशिप के बीच में। अब ये रिलेशन कैसे अनफोल्ड होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए इंडिया और यूएस का रिलेशन स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के लिए भी ज़रूरी है और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ज़रूरी है। होपफुली ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्रा। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, कौन से राज्यों को ये स्टेटस दिया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये सारे एस्पेक्ट प्री के पर्सपेक्टिव से हाईली इम्पॉर्टेंट है। करंट स्टेटस क्या है इसका, ये सब एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सिमिलर डिमांड बिहार को भी आपने सुना होगा मांगते हुए कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। क्यों बिहार को नहीं मिल रहा है ये स्टेटस, ये भी एस्पेक्ट कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जो है आया था, जिसमें आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में डिवाइड किया गया था, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। और इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई थी कि कौन से कैपिटल क्या होगी, कितनी सीट्स आंध्र प्रदेश के पास जाएगी, कितनी तेलंगाना के पास जाएगी। लेकिन इसमें कहीं पर भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए ये मेंशन नहीं किया गया था। हालांकि उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय के मनमोहन सिंह, उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि 5 सालों के लिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। और बीजेपी उस समय अपोजिशन में थी और उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और खूब तालियां बजाई कि आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए। इवन वो इसके लिए फाइट भी कर रहे थे एज अपोजिशन। अपोजिशन हमेशा ये चीज़ें की डिमांड करता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मुद्दा था आंध्र प्रदेश के लिए वो बैक बर्नर में चला गया। उसको ऑलमोस्ट लोग भूलना शुरू हो गए। हालांकि अपोजिशन के जो एमपी थे, कांग्रेस के जो एमपी थे, वो लगातार डिमांड करते चले गए कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। उस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के थे और वो एनडीए में ही थे। तो उन्होंने भी इस तरह की डिमांड की, प्राइम मिनिस्टर से बार बार मिले और उनसे कहा कि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए आंध्र प्रदेश को, क्योंकि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था तो आपको वो पूरा करना चाहिए। लेकिन जो केंद्र सरकार थी उन्होंने कहा, पहली बात आंध्र प्रदेश तो क्वालिफाई ही नहीं होता है, वो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। और दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने
क्लियर कट कहा है कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और नए स्टेट्स को इस तरह की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। तो इन रीज़न से आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था वो नहीं मिला। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज अ कंसेप्ट के बारे में। पहली बार ये कंसेप्ट 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया गया और इनिशियली 3 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। उस समय ये माना गया कि कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं स्पेशली हिली स्टेट जहाँ पर इतना रेवेन्यू नहीं हो सकता और इसलिए केंद्र सरकार के सहयोग के बिना इस स्टेट में डेवलपमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जनरली जो प्रोजेक्ट होते हैं इस स्टेट के, वहाँ पर जो 90% पैसा है, ग्रांट है, वो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये बेनिफिट होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। बाकी जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी स्टेट है उसमें जनरली 50% सेंटर खर्चा करता है और 50% केंद्र स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हो गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए कुछ फैक्टर्स, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए। जो फैक्टर और क्राइटेरिया बनाए गए उसे गडगिल फार्मूला कहा गया। तो जो फैक्टर्स थे वो किस पे बेस्ड थे? गडगिल फार्मूला पे बेस्ड थे। 1991 के अराउंड ये फार्मूले में थोड़ा चेंज किया गया और इसे गडगिल मुखर्जी फार्मूला कहा गया। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और उन्होंने जो चेंज किया उसके हिसाब से ये फार्मूला चेंज हो करके गडगिल मुखर्जी फार्मूला हुआ। ये सारे फैक्ट्स फ्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब 5 जो फैक्टर हैं, जो 5 क्राइटेरिया है, जो अगर फुलफिल होंगे तभी स्टेट जो है क्वालिफाई कर पाएगा, तभी स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा। कौन कौन से फैक्टर्स थे? 5 फैक्टर्स थे। पहला था स्टेट दैट कंप्राइज अ मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट था लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड, हिली स्टेट्स एंड क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, स्टेट दैट हैव सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्टेट फाइनेंसेस। ये 5 क्राइटेरिया थे। अब आंध्र प्रदेश के साथ दिक्कत क्या है कि आंध्र प्रदेश तो ना ही बॉर्डर स्टेट है, ना ही हिली स्टेट है, ना ही ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ना ही वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है। तो कहाँ से ये आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए क्वालिफाई कर रहा है? उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अभी टोटल 11 स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल हिली एरिया, असम हिली, हिमाचल हिली, जम्मू कश्मीर हिली, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सारे के सारे हिली एरिया या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं। दोनों चीज़ें होना चाहिए। बिहार के साथ क्या इशू है? ये भी हिली एरिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए बिहार भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 370 जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो स्पेशल स्टेटस था, जो कि संविधान में दिया गया था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिया जा रहा है, ना ही इसे किसी लॉ के थ्रू बैकिंग है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दोनों में बहुत अंतर है। 371 आर्टिकल के थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी प्री में आ जाएगा, कंफ्यूज या के गड़बड़ नहीं करना है। बात करते हैं स्पेशल पैकेज की, जो कि आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। मोदी जी से जब मिलने चंद्रबाबू नायडू गए, जो कि सीएम थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे। तो मोदी जी बोले वो तो हम नहीं दे पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे।
ठीक है, हम आपको एक स्पेशल पैकेज दे देते हैं, है ना। तो वो स्पेशल पैकेज बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि आपको 5 साल के लिए जो कहा गया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। चंद्रबाबू नायडू बोले नहीं आप ऐसा मत करिए, फिर मोदी जी माने नहीं, हट कर दिए, और फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और चंद्रबाबू बोले चलो ठीक है कुछ तो आने दो, कुछ ना से बेटर है कि कुछ तो आना ही चाहिए। लेकिन जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी ने ये स्पेशल पैकेज एक्सेप्ट किया तो पूरे अपोजिशन लीडर ने कहा कि उन्होंने बिट्रेयल किया है स्टेट के साथ। आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए था क्योंकि उन्हें प्रॉमिस किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। और जो अपोजिशन पार्टी थी और बाकी जितने अपोजिशन के लीडर थे वो सारे के सारे जो है इसे एज अ बिट्रेयल मान रहे थे। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू को 2018 में एनडीए को छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए, लेकिन उनकी जो सरकार थी आंध्र प्रदेश में वो बच नहीं पाई। जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनी और फिर 5 साल जगन मोहन रेड्डी की सरकार चली, लेकिन अभी दोबारा से चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है और दोबारा से वो एनडीए अलाई में आ चुके हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? अब स्पेशल पैकेज में क्या क्या था? स्पेशल पैकेज के अंदर जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर में है और यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है 2016 में, तो पोरावरम प्रोजेक्ट को एज अ नेशनल प्रोजेक्ट कंसीडर किया गया जिसके सारे फाइनेंसेस केंद्र की सरकार उठाएगी। इसके अलावा कई टैक्स कंसेशन और स्पेशल असिस्टेंस भी दिए गए स्पेशल पैकेज के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में 14th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से मना कर दिया था आंध्र प्रदेश को? तो इसके बारे में बात करते हैं। एनके सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर में कि 14th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि किसी भी नए स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉल केंद्र सरकार ले सकती है। हालांकि जो 14th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने स्टेट्स का जो टैक्स डिवॉल्यूशन था उसे 10% इंक्रीज़ कर दिया था। 32% था 42% कर दिया गया था 14th फाइनेंस कमीशन में केंद्र सरकार के द्वारा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स प्रोसीड होगी वो स्टेट के साथ शेयर की जाएगी। पहले 32% कर रहे थे, अब 42%। तो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। ठीक, दूसरा जो है जो 14th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फॉर स्टेट एज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और वो सारे स्टेट जहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट था उन्हें अलग से पैसा प्रोवाइड किया गया और उसके अंदर आंध्र प्रदेश को भी डेफिसिट ग्रांट्स दी गई। अब आंध्र प्रदेश को डेफिसिट ग्रांट भी मिल गई, ओवरऑल जो स्टेट का टैक्स डिवॉल्यूशन परसेंटेज था वो भी बढ़ गया। तो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ज़रूरत है कहाँ? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया 14th फाइनेंस कमीशन में कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी भी स्टेट को नहीं देना चाहिए। ये केंद्र सरकार का कॉल रहेगा। केंद्र सरकार चाहे तो जो फंडिंग अरेंजमेंट है 19:10 वाला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, उसके अंदर आंध्र प्रदेश को जो है ये फंडिंग अरेंजमेंट भी दिया जा सकता है। अब जो है 16th फाइनेंस कमीशन हो सकता है इस पर कोई कॉल ले, ये डिपेंड करता है टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर। हालांकि दोबारा से एनडीए की सरकार बनी है। पिछले बार जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें बहुत बड़ा रोल टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का है और उन्होंने फिर से ये रिक्वेस्ट की है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। सिमिलरली बिहार ने भी ये डिमांड की है क्योंकि जेडीयू भी जो है अब एनडीए में है और दोनों अगर अपना समर्थन खींच लेते हैं तो बीजेपी की ये सरकार गिर जाएगी। तो हो सकता है कि 16th फाइनेंस कमीशन में आपको ऐसे कॉल लेते हुए दिखे जाएं जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। एज अ कंसेप्ट प्री के पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।